इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर के उन 10 सवालों को हल करेंगे जिनमें से कोई एक सवाल हर एक एग्जाम में आता ही आता है, फिर चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का या पुलिस का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है। अगर गुणनखंडों का योगफल पूछे तो इसको लगाने का एक तरीका होता है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग 56 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 सत 56। तो यहाँ से 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 और गुणे 7 की पावर 1। अब योगफल निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यानी 0 से शुरुआत करके जो 2 की मैक्सिमम पावर है वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे गुणे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 है। किसी भी अंक का अगर आप लोग पावर 0 करते हैं ना तो उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ भी 7 की पावर 0 है तो यहाँ भी 7 का यहाँ पर भी मान 1 आ जाएगा और यहाँ से 7 यानी 7 1 8 हो जाएगा। 8 4 12 3 15, 15 गुणे 8 यानी हो जाएगा 120। ठीक है, उत्तर क्या होगा 120 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोग को दोबारा फिर से कोई दूसरा सवाल बता दूंगा। अब इसमें कह रहा है कि यदि x प्लस 2 और x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस k1x प्लस k2 के गुणनखंड हैं तो k1 और k2 का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ से एक x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 1x का मान 2 हो जाएगा और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से x का मान -2 और यहाँ से x का मान 3 हो जाएगा। तो पहले हम लोग x का मान -2 रखते हैं। ठीक है, क्या आता है देखिए, जब हम लोग x का मान -2 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस का 2 के, है ना। यहाँ पर k गुणे -2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2k और प्लस का k2। ठीक है, यहाँ पर k1 है ये। तो ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए अब हम लोग x का मान 3 रखते हैं इस समीकरण में। ठीक है, x का मान 3 रखते हैं इस समीकरण में, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस यहाँ से 3k1 हो जाएगा और प्लस यहाँ से k2 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर तो जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, है ना, क्योंकि ये इतना पूरा ना ब्रैकेट में रहता है और जब ब्रैकेट टूटता है तो आ जाता है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 3 2 5 k1 और k2 ये दोनों कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में। यहाँ से माइनस का 5k1 बराबर हो जाएगा 5, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, k1 बराबर हो जाएगा 5 बटे माइनस का 5, यानी k1 का मान कितना आ गया -1। k1 का मान तो -1 आ गया। अब k1 का मान जो -1 है चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग रखते हैं 1 में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और -2 और के स्थान पर k1 के स्थान पर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 प्लस k2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6, है ना, k1 -1 और k2 -6, तो विकल्प ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सवाल है बहुत आसान, बस आप लोग थोड़ा सा एक बार अभ्यास कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस माइनस समझ में ना आया हो ना तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इसमें से समीकरण 1 में से 2 को घटाया जा रहा है तो इसको आप लोग एक लाइन में लिखिए। जब एक लाइन में लिखेंगे ना तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर यहाँ ये जो माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब जब ये वाला ब्रैकेट टूटेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 720 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है गुणनखंडों की संख्या,
तो पहले तो हम लोग 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे 360, फिर 2 गुणे 2 गुणे 180 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 90 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 45, फिर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 त्रिका 9 बचे 45। अच्छा ये बताइए, ये जो 720 का मैंने ऐसे किया, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा कैसे किया? देखिए 720 को हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा है। ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या आ रही है? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए कि अगर ये पूछे कि गुणनखंडों की संख्या है, यहाँ पर ये इसने नहीं पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर इसने पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, अभाज्य नहीं पूछा है। हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका पावर है ना, जैसे 2 की पावर 4 है तो 4 में हम लोग 1 जोड़ देते हैं गुणे। अब 3 की पावर 2 है तो 2 में हम लोग 1 जोड़ देते हैं गुणे। और 5 की पावर 1 है तो इसमें भी हम लोग 1 जोड़ देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 4 1 5 गुणे 2 1 3 गुणे 1 1 2, 5 3 15 दूनी 30। इसका उत्तर हो जाएगा 30। यानी 720 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? वो है 30। ठीक है, तो बस इसी 4 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 और इसमें 1। ठीक है, सब में 1 जोड़ेंगे। इसमें है कि 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 22 प्लस 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या है। इसमें भी गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो ये बताइए, इसमें हम लोग 7 की पावर अगर 20 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 7 की पावर 3 बचेगा प्लस 7 की पावर 2 बचेगा और प्लस 7 की पावर 1 बचेगा प्लस 7 की पावर 0 बचेगा, है ना? अब देखिए 7 की पावर 20 है और ब्रैकेट में हो जाएगा 7 सत्ते 49, यहाँ पे हो जाएगा 343 प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 7 और इसका पावर 0 है। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 की पावर 20 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 8 16 1 17 3 20 हासिल 2, 5 4 11, माफ करना 4 4 8 2 10 और 3 1 4। ठीक है, इन चारों का योग आ गया 400। ये 7 की घात 20 है। इसको जब हम लोग 400 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 100 बचा, 2 पंचे 10 गुणे 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ से 7 की पावर 20 है गुणे 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, 4 है गुणे 5 की पावर 2 है। अब अगर आप लोग को ये समझ में ना आ रहा हो कि 400 को मैंने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे कैसे कर लिया, तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं इस अकेली संख्या का 400 का। तो वहाँ भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 यही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या है, तो यहाँ भी 7 2 और 5 अभाज्य हैं, तो इनके पावर में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। यानी 20 प्लस 1 20 प्लस 1 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 2 प्लस क्या हो जाएगा? 20 1 21 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, ये हो जाएगा 5 3 15, 3 5 15 और 15 1 कम, 15 की 5 हासिल 1 और 15 दूनी 30 1 31, हो जाएगा 315। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 315। तो कह रहा है कि 2 की घात 2 और 9 की घात 2 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब देखिए इस सवाल को लगाने का कोई भी तरीका, कोई भी बेसिक तरीका नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है। इसको आप लोग को खुद से ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप लोग याद कर लीजिए या खुद ही आप लोग अभाज्य संख्याओं को पहचानना शुरू कर दीजिए। 2 की घात 4 यानी 4 और 9 81 यानी 81, यानी 4 और 81 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 4 के बाद जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो 5,
और फिर बात होती है, देखिए अभाज्य संख्याएं वो हैं जो स्वयं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटें। ठीक है, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। 4 के बाद पहले अभाज्य संख्या 5, फिर 7, फिर 9 तो कटता है, यानी फिर होता है 11, फिर 13, 14, 15 कटता है, 16 भी कटता है, 17 फिर हो जाएगा, फिर 19, फिर 21 भी कटता है, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, फिर 31 है, उसके बाद 35 है, फिर 41 है, फिर 43 है, 44, 45, 46, 47, 45 है, 48, 49, 50 के बाद 51 भी करता है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा, फिर 60, 61, 64, 65, 66, 67, 62 है, फिर 68, 69, 69 भी कटेगा, 70, 71 भी नहीं कटेगा, 72, 73, 74, 75, 76, 77 भी कटेगा 11 से, 78, 79 है ना, 80, 81। ये कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 20, यानी 4 और 81 के बीच 20 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा इसको निकालने का कोई दूसरा तरीका है नहीं, कोई ना ही कोई बेसिक है, ना ही कोई ट्रिक है। ठीक है, यह मैंने आप लोग के सामने सीधा इसको ज्ञात कर लिया है, और मैंने इसको लिख के नहीं रखा हुआ था, बस मैंने इसे 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, इसका इससे जो कटने वाली संख्याएं हैं ना वो अपने आप मालूम पड़ जाती हैं, तो उसी माध्यम से मैंने इसको याद कर लिया। कह रहे 26 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 बटे 2 की पावर 2 के गुणनखंड खंड में कितने शून्य आएंगे? आसान सवाल है। 26 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 गुणे 25, 26 गुणे यहाँ पर 16 गुणे 25 बटे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 26 गुणे 25 चौक 100। अब देखिए 2 ही जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में 2 शून्य आएंगे। यदि संख्याएं 9 की क्यूब प्लस 49 की घात 8 गुणे, और यहाँ पर गुणे है, 9 की घात 3 गुणे 49 की घात 8 गुणे 125 की घात 6 गुणे 729 की घात 4 के रूप में हैं, तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो पहले सवाल थे ना उसमें पूछा था कि गुणनखंडों की कुल संख्या है, यहाँ पर लेकिन बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 9 की घात 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर की होल क्यूब हम लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 3 3 9। देखिए 9, 49, 125 और 729 को हम लोग अभाज्य संख्या में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ की 3 की पावर 2 की होल क्यूब 3 हो गया, गुणे इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर यानी 749 की घात 8, गुणे इसको 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की क्यूब की होल क्यूब की घात 6, गुणे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 की घात 6 की पावर 4। देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर 2 तिहाई 6, गुणे 7 की पावर 2 बट 16, गुणे 5 की पावर 3 छंग 18, गुणे 3 की पावर 6 चौका 24। ठीक है, तो जो 9, 49, 125 और 729 था उसको हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं में बदल दिया। अब अगर यहाँ पर पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ना, तो बस आप लोग इसकी पावर को जोड़ लीजिए, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस इसकी पावर को जोड़ लीजिए। अभाज्य और अभाज्य गुणनखंड या कुल गुणनखंडों की संख्या में सिर्फ इतना अंतर है, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 6, 16, 18, 24 में एक एक जोड़ के उनका हम लोग गुणा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, हम लोग इसकी पावर को जोड़ लेंगे बस, यानी 6 + 16 + 18 + 24 हो जाएगा 6 6 12, 8 20, 4 24, 24 हासिल 2, 2 3 4 और 2 6। ठीक है,
यदि पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं तो पी और क्यू के मान क्या हैं। तो इस टाइप का एक सवाल मैं आप लोग को इससे पहले बता चुका हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे एक एक्स बराबर हो जाएगा -2 और इसका बराबर हो जाएगा एक्स बराबर 2। पहले हम लोग रखते हैं एक्स बराबर -2, इसमें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8p, ठीक है, प्लस का यहाँ पर -2 यानी एक्स का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस का 2 एक्स प्लस क्यू। ये हो गया समीकरण 1। अब एक्स का मान 2 हम लोग इसमें रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8p आ जाएगा, है ना, प्लस 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस का 6x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब जब हम लोग इसको घटाएंगे ना तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू कट जाएगा और एक 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 16 और माइनस का जो है क्या हो जाएगा 6 12 एक्स, ठीक है। माफ करना, यहाँ पर एक्स तो रहेगा ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने एक्स का मान रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स रहेगा ही नहीं तो यहाँ सीधा आ जाएगा 12, माइनस का 12 बराबर 0, माइनस का 16p बराबर हो जाएगा 12 और p बराबर हो जाएगा 12 बटे माइनस का 16 तो 4 3 12 4 चौक 16 तो p बराबर कितना आ गया माइनस का 3 बटे 4। अब p का मान चाहे आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, आप लोग का उत्तर आ जाएगा, है ना। हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग मान इसका तो हो जाएगा माइनस का 8 गुणे माइनस का 3 बटे 4 और हो जाएगा माइनस का 2 प्लस क्यू, ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा 8 तिरिक 24 बटे 4, 4 8 4 छंग 24 माइनस का 2 प्लस का क्यू, ठीक है। 4 प्लस क्यू बराबर 0 यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 3 बटे 4 और माइनस का 4, ये उत्तर हो जाएगा चौथा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने सिर्फ p का मान ना इस समीकरण में रखा है, ठीक है, चाहे आप लोग 2 में रखेंगे ना तब भी उत्तर आप लोग का वही आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संख्या 30 और 60 के बीच आती है, 30 और 60 के बीच आती है, वह संख्या 5 और 9 का गुणज है, यानी वो संख्या 5 और 9 से कट रही है। वह संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है और उसकी वर्ग संख्या से ही, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 30 और 60 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो संख्या है वो 45 है जो कि जो 5 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। और तीसरे में कह रहा है कि वह संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है और उसकी वर्ग संख्या से भी। अब देखिए 45 जो है 9 से तो कट ही रहा है और 9 किसका किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, तो कह रहा है उसकी वर्ग संख्या से भी विभाजित होती है। 45 जो है 3 से भी विभाजित हो रहा है ना, ये 45 संख्या होगी। अब लेकिन कह रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य है, यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा विकल्प असत्य है। अब देखिए विकल्प 1 में क्या कह रहा है कि 15 उस संख्या का गुणनखंड है, बिल्कुल 15 45 का गुणनखंड है। देखिए 45 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 45 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और किस से कटेगा 9 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा और स्वयं 45 से कटेगा, ठीक है। तो 45 की यही संख्याएं गुणनखंड हैं। तो 15 उस संख्या का गुणनखंड है, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 15 भी 45 का गुणनखंड है। संख्या के 6 गुणनखंड हैं, तो 1 2 3 4 5 6, जाहिर सी बात ये विकल्प भी सही है, यह भी सही है। और यहाँ इसमें पूछे कौन सा सही नहीं है, और कह रहा है कि संख्या का दूसरा गुणज 45 और 80 के बीच आता है ना, यानी 5 और 9 45 और 80 के बीच आता है। और चौथे में कह रहा है कि 2 संख्या का गुणनखंड नहीं है, यह भी विकल्प सही है। 45 का
45 का जो है 2 जो है 45 का गुणनखंड नहीं है, यानी ये भी सत्य है। तो इसका मतलब विकल्प 3 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना, यही असत्य है। कह रहा है कि 12 के गुणनखंडों के योग का औसत क्या है। तो 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 12 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और स्वयं 12 है। तो 12 के ये गुणनखंड हैं और इनके योग का औसत पूछा है। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, है ना। संख्या कितनी है? 6। तो हम लोग इसको जोड़ के 6 से भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा औसत। 12 6 18, 4 22, 3 25, 27 1 28, यानी 28 योग हो गया और बटे 6 आ जाएगा 14/3। औसत क्या आ गया? 14/3। अब देखिए यहाँ पर 12 के गुणनखंडों का योग का औसत पूछा है। 12 तो छोटी संख्या है, इसलिए हम लोगों ने इसका गुणनखंड निकाल लिया। अगर यहाँ पर ये 12 ना देके कोई बड़ी संख्या दे देता है, तब हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा पाते। तब हम लोग कैसे लगाते हैं? पहले पहले हम लोग 12 के जो गुणनखंड है ना, इनका हम लोग योग निकालते हैं। और गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका मैंने आप लोग को पहले सवाल में बताया था। तो चलिए हम लोग फिर देख लेते हैं। अब देखिए 12 के गुणनखंडों का योग हम लोग निकालते हैं, जो मैंने पहले सवाल में बताया था उस तरीके से, ताकि यहाँ पर अगर बड़ी संख्या दे दे तब भी हम लोग लगा लें। 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 2 की पावर क्या है? 2 है, गुणे 3 की पावर 1। अब हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 और गुणे 3 की पावर 0 यानी 1 प्लस 3। यहाँ पर 4 2 6 1 7 और यहाँ पर 3 1 4, यानी 5 चौक 28। ठीक है, क्या आ गया? ये बताइए 12 के गुणनखंडों को योग कितना आ गया? वो आ गया 28, और 28 तो यहाँ भी आ रहा था, है ना, इन सभी का योग। अब योग तो आ गया, अब जो 12 के गुणनखंड है इनकी संख्या भी निकालना है। तो मैंने आप लोग को संख्या निकालना भी बताया था कि संख्या निकालने के लिए पहले तो आप लोग उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तोड़ने के बाद आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब इनकी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि अगर अभाज्य ना कहे, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछे, यहाँ पर पावर में 1 जोड़ देंगे, यानी 2 प्लस 1 गुणे 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 गुणे 1 1 2। यहाँ से इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। ठीक है, अगर यहीं पर इसमें यह कहा होता, यहाँ पर निकालना होता हम लोग को कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 2 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब देखिए योग आ गया 28 और संख्या कितनी आ गई? कितनी संख्याएं हैं गुणनखंड? 6। औसत हो जाएगा 28/6, यानी 14/। अगर बड़ी संख्या है तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।